There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. I am not doing a nuisance program. मैं काठमांडू में हूँ, हिमल खबर के ऑफिस में हूँ और एक बहुत स्पेशल कॉन्वर्सेशन के लिए आई हूँ जिसमें हम मीडिया की बात करेंगे, न्यूज़ की बात करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. मनीषा जी, आप जो है हिमाल मीडिया के चौथे संस्करण में प्रमुख वक्ता के रूप में आप आई काठमांडू में. काठमांडू में पिछले 2-3 दिन से आप यहाँ पे हैं. कैसा लग रहा है आपको काठमांडू? बहुत अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट ये मेरा पहली बार है काठमांडू में. जो शो था आपका, जो यहाँ पे प्रोग्राम था हिमल मीडिया का, बहुत अच्छा एक दिन बीता मेरा. यहाँ के जर्नलिस्ट से मिलने का मौका मिला और अच्छा लगा कि कम्युनिटी जो है जर्नलिस्ट की यहाँ मिल के सोच रही है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस से आगे कैसे जाना है. क्योंकि आमतौर पे पत्रकार जो होते हैं वो बहुत दुखी रहते हैं. उनका आउटलुक हमेशा जीवन में रहता है कि ओहो सब कुछ ख़राब हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है. लेकिन यहाँ पे वो एक दिन सारे पत्रकारों ने आके काफ़ी सारी बातें हुई कि कैसे हम दोबारा से अपने ऑडियंस से जुड़ सकते हैं और कैसे हम लोग जो हमें मुश्किलें पड़ रही हैं उनका सामना कर सकते हैं. काठमांडू बहुत सुंदर लगा मुझे. और एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि बहुत साफ़ है जी. बहुत सफाई मुझे नज़र आई. और वो शायद कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के जो मेयर्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी वजह से. लेकिन ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ये बातचीत के दौरान जो है आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप बहुत बेफिक्र रहिए. यहाँ पर मैं जो है चिल्लगुहार नहीं करूँगा, हंगामा नहीं करूँगा, पूरा हाथ इधर उधर नहीं करूँगा. आपसे आप हमारे गेस्ट हैं. हम बहुत ही सभ्य तरीके से, जितना प्रयास होगा हम सभ्य तरीके से आपको भरपूर बोलने का मौका देंगे. और आपसे भारतीय एंकर्स भी सीख सकते हैं फिर आपको देख. जी. मेरा सवाल ये है कि मतलब आपका थोड़ा सा जर्नी हम जानना चाहते हैं. मीडिया में जो है आपका सफ़र कहाँ से शुरुआत हुआ, किस तरह से आप यहाँ पे आईं, और एज अ महिला पत्रकार के रूप में जो है ये कितना चुनौतीपूर्ण काम है? मेरी शुरुआत मीडिया में हुई थी 2009 से. मैं एक न्यूज़पेपर से शुरुआत करी थी दिल्ली में. बिज़नेस स्टैंडर्ड है न्यूज़पेपर का नाम. जैसा कि नाम बता रहा है, एक फाइनेंशियल डेली है. तो हम लोग बिज़नेस, फाइनेंस, इस पे रिपोर्ट, और भारत का मेरे ख्याल से टॉप बिज़नेस न्यूज़पेपर में से एक है. वहाँ से मैंने शुरुआत करी. वहाँ 2 साल काम किया. फिर एक डीएनए नाम का अखबार बॉम्बे से निकलता था, मुंबई से निकलता था, उसके लिए मैं दिल्ली में से काम करती थी. वहाँ मैं गई. शुरुआत मेरी एडिटर के तौर पे हुई. मतलब एडिटर नहीं, लेकिन एडिटिंग के तौर पे. पेज बनाना, एडिट करना कॉपीज़ को, मिस्टेक्स देखना उसमें, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, और ऑफ कोर्स जो भी फैक्चुअल एरर्स हो सकते हैं. तो शुरुआती ट्रेनिंग मुझे लगता है मेरी बहुत अच्छी रही. क्योंकि जब आप पर्दे के पीछे काम करते हैं, जैसे कि मोस्टली एडिटिंग डेस्क करते हैं, उनका नाम नहीं छपता है, रिपोर्टर का नाम छपता है, लेकिन उसके पीछे काम हमेशा डेस्क करता है. तो वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही मेरी. क्योंकि मुझे समझ में आया कि कैसे ज़रूरी है कि हमारी जो भी हम पब्लिश करें, जो भी स्टोरीज़ हैं वो फैक्चुअल हैं, करेक्ट हैं, लैंग्वेज उनकी क्लियर हो और फेयर हो. ये सब बेसिक चीज़ें जो जर्नलिज्म की होती हैं वो मुझे सीखने का मौका मिला. 2014 से मैंने फिर न्यूज़ लॉन्ड्री शुरू किया, ज्वाइन किया एज अ रिपोर्टर, और अब मैं मैनेजिंग एडिटर हूँ वहाँ पे. न्यूज़ लॉन्ड्री एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ खबर देना नहीं था, लेकिन हमारा मिशन ये भी था कि खबरें जो आप तक पहुँचाते हैं वो लोग कौन हैं. हमारा जो फोकस हमेशा रहा है वो ये रहा है कि पत्रकार जो हैं वो सबसे सवाल पूछते हैं, पॉलिटिशियन से पूछते हैं, ब्यूरोक्रेट से पूछते हैं, लेकिन पत्रकारों से भी सवाल पूछना ज़रूरी है. आप किस प्रकार की खबर दिखा रहे हैं, उसमें कितना सेंसेशनलिज्म है, कितना फैक्ट है, क्यों कुछ खबरें दबा दी जाती हैं, किसके प्रभाव में, किसके दबाव में आप खबरें दबाते हैं. तो ये जो रिपोर्टिंग थी वो न्यूज़ लॉन्ड्री के अलावा और कोई नहीं कर रहा था उस वक्त. अब काफ़ी लोग करने लगे हैं. मुझे लगता है इसमें हमारा काफ़ी योगदान है. इसमें मुझे हमेशा बतौर जर्नलिस्ट हमेशा रुचि रही है कि मीडिया पे भी बात होनी चाहिए. ये हम लोग जो बचपन से ही जो देखते आए, मतलब जिनके घर पे अखबार होता था, जो लोग समाचार सुनते थे, रेडियो सुनते थे, उनको बहुत सचेत हम लोग मानते थे. मतलब एक माना जाता था. और आप लोग जो है, एक होता है कि समाचार के नाम पे तो सही चीज़
आती है, सही चीज़ सुनाते हैं, लोग सुनते हैं, टेलीविज़न बहुत शौक से लोग देखते हैं। लेकिन ये समाचार के बीच में अफ़वाह क्या है, भ्रम क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, हेट स्पीच क्या है, इस पे आप लोग काम कर रही हैं। इस चीज़ का शुरुआत कैसे हुआ आप लोग का? 2012 में न्यूज़ लॉन्ड्री शुरू हुआ था और जी। इसीलिए शुरुआत हुआ था क्योंकि हमें लगा था कि इसकी भी ज़रूरत है डेमोक्रेसी में। चौथा स्तंभ हम बोलते हैं डेमोक्रेसी में प्रेस को। लेकिन अगर प्रेस ही लोगों के हितों में काम करना बंद कर दे, अगर जर्नलिस्ट जिनका असली मोटो होता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में न्यूज़ दिखाएं, वो पब्लिक इंटरेस्ट को छोड़ के वो दिखा रहे हैं जो सरकारें दिखाना चाहती हैं या ऐसी खबरें चला रहे हैं जो बड़े बड़े उद्योग घराने दिखाना चाहते हैं, अगर वो लोग अपना मिशन भूल जाए तो उनको सवाल करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो हमारा 2012 में इसीलिए शुरू हुआ और तब से लेके अब हम सिर्फ मीडिया के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन हम ये भी दिखाते हैं कि कुछ खबरें जो दब जाती हैं हम खुद जाके ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं। जी जी। जैसे कि कुंभ मेला भी हुआ था यूपी में और आप लोगों तक भी खबर यहाँ पहुँची होगी कि वहाँ पे एक स्टैम्पीड हुआ था जी। उसमें सरकार का कहना था कि 30 तक लोग मरे हैं, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स थे और सरकारी बहुत सारा विज्ञापन गया था सरकार का। सो आप उस दौरान अगर आप अखबार खोल के देखें या चैनल खोल के देखें तो आपको बस तारीफ़ ही तारीफ़ नज़र आए कि सरकार ने इतना अच्छा प्रबंध करा है, सब लोग बहुत खुश हैं, ये बिल्कुल भव्य है। और जबकि जो ग्राउंड में कंप्लेंट्स थी, लोग दुखी थे, लोग कह रहे थे कि यहाँ पे मुश्किल हो रही है, हमें दूर दूर तक चलना पड़ रहा है, कोई प्रबंध नहीं है, ये सब खबरें बाहर नहीं आ रही थी। स्टैम्पीड के बाद सिर्फ ये खबर आई कि 30 लोगों की मौत हुई है। हमारे रिपोर्टर्स वहाँ थे और हमने पता लगाया कि करीबन 80 तक लोग मर गए हैं। किस हालात में मरे हैं, कैसे उन्हें परिवारों को कुछ सहयोग मिला है या नहीं मिला है सरकार की तरफ से, ये हमने बहुत रिपोर्ट करा है इस पर। तो कहने का मतलब ये है कि अब मीडिया में तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि सरकारी विज्ञापन हैं, उद्योग घरानों के विज्ञापन हैं और काफ़ी हद तक जर्नलिस्ट अब उनके लिए लिखते हैं, उनके लिए काम करते हैं। बड़े बड़े, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े पुराने घराने हैं जर्नलिज्म के, उसमें ये प्रथा बहुत चल रही है। और इसके अलावा अब हम ये दिखाना कि क्या चल रहा है उस मतलब मीडिया में क्या चल रहा है, हमारा ये भी एक मिशन है कि सही से रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए। कितना ज़रूरी है एक रिपोर्टर को जब भी वो बाहर जाए वो पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचे, ये ना सोचे कि कहाँ से ऐड आ रहा है, कौन नाराज़ होएगा, कौन गुस्सा हो जाएगा, किसकी खबर मुझे चलानी है, किसकी दबानी है। एक रिपोर्टर जो न्यूज़ लॉन्ड्री में काम करता है वो यही हमेशा सोचती है या सोचता है कि हमको ये खबर निकालनी है जिससे लोगों का हित हो। मैं जैसे कि मैंने कहा, मैं 2014 में जुड़ी न्यूज़ लॉन्ड्री से, और एज अ जर्नलिस्ट भी जब मैं न्यूज़ लॉन्ड्री में नहीं थी, अखबार में काम करती थी, तब भी मुझे ये लगता था कि बहुत ज़रूरी है कोई ऐसी संस्था का होना जो हमारे बारे में बात करे, जो जर्नलिस्ट से बात करे, जर्नलिस्ट के बारे में बात करे, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दिखाए। उस टाइम बहुत सारी छटनी हो रही थी क्योंकि 2008 का स्लो डाउन हुआ ही था, तो काफ़ी लोग अपना जॉब्स गंवा रहे थे जर्नलिज्म में, उसकी बात कहीं नहीं हो रही थी। तो मुझे लगता था कि इसकी बात होनी चाहिए। सो मेरा जुड़ाव हमेशा इसलिए रहा था क्योंकि मैं चाहती थी कि ऐसी कोई संस्था का पार्ट मैं भी बनूं जो हमसे भी सवाल करे और जो हमारी भी मुश्किलों को दिखाए। जी, ये न्यूज़ लॉन्ड्री की जो आप बात कर रही हैं, इसका जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, पब्लिक का पैसा, पब्लिक के लिए पत्रकारिता, ये मॉडल जो है कितना सक्सेस है और इसमें परेशानी कहाँ कहाँ पे है? मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि हिंदुस्तान या शायद एशिया या शायद पूरी दुनिया में हम उनमें से बहुत चुनिंदा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में से हैं जो बिल्कुल भी ऐड नहीं लेते हैं। सरकार या कॉर्पोरेशन का तो आज छोड़ दीजिए, हम गूगल एड्स तक नहीं लेते हैं जी। तो हमने बहुत एक क्लियर मिशन बनाया था बहुत शुरुआत से कि न्यूज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि बिज़नेस मॉडल ही ख़राब है। अगर वो बिज़नेस मॉडल ऐसा है कि हमारा सारा पैसा जिससे हम अपनी सैलरीज़ दे रहे हैं, जिससे हम अपना कैमरा खरीद रहे हैं, अपने माइक खरीद रहे हैं, अगर वो सारा पैसा एड से आ रहा है और वो सारे एड्स या सरकारें दे रही हैं या कॉर्पोरेशन दे रही हैं, तो हम कैसे मुड़ के उनसे सवाल पूछ सकते हैं? ये तो जिस थाली में आप खा रहे हो उसी में छेद करना जैसा जी। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा है, क्योंकि जो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन के पैसा दे रहे हैं
उन्हीं से पलटकर सवाल करना बहुत मुश्किल है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हिंदुस्तानी पत्रकारिता में। इतना एडवर्टाइजमेंट का इन्फ्लुएंस है जर्नलिज्म में, और स्पेशली गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट का, कि आप मुड़ के कुछ स्टोरी करें जो उनको अच्छी लाइट में ना दिखाएं तो आपके ऐड ख़त्म हो सकते हैं। आपके ऐड बंद हो गए तो फिर आपका पैसा कहाँ से आएगा। ये मॉडल हम हमेशा से जानते थे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मीडिया में यही है। तो हमने 2012 से ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग ऐसी पत्रकारिता करेंगे जिसका जो लोगों के पैसे से चले और जो लोगों के हितों को बीच में रखे जी। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि शुरुआत में लोगों को समझाना कि क्यों ज़रूरी है कि आप न्यूज़ के लिए पैसा दें। ये बहुत मुश्किल है। और स्पेशली साउथ एशिया में, जैसे नेपाल है, इंडिया है, ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ अभी भी लोगों के बेसिक नीड्स पूरे नहीं होते, तो उनको बोलना कि आप न्यूज़ के लिए पैसा दें, लोग नहीं मानेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हमें ये मतलब हमारे एक्सपीरियंस से ज़रूरी नहीं है कि सब पैसा दें, लेकिन कुछ लोग जो दे सकते हैं वो ज़रूर दें। हर सोसाइटी में जो एलीट होता है या जो 1000 रुपये एक मूवी देखने में निकाल देता है या रेस्टोरेंट में जाके 2000 रुपये उड़ा देता है, उस वर्ग को ये समझाना कि जो डेमोक्रेसी है, जो आपका राइट है वोट का हर साल, वो तब तक बरकरार रहेगा जब तक मीडिया इंडिपेंडेंट रहेगी। अगर आप मीडिया इंडिपेंडेंट को हटा दें तो बहुत मुश्किल है डेमोक्रेसी का चलना। आपका नेता क्या कर रहा है, क्या आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं, क्यों आपके घर के बाहर की सड़क 12 महीने ख़राब टूटी रहती है जबकि उसमें पैसा डलता है ठीक होने के लिए, क्यों ब्रिज गिर रहे हैं, और जो हम सरकार को, जिसको हम चुनते हैं, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं या नहीं, या वो मस्ती में अपना काम कर रहे हैं और उनको कोई डर नहीं है कि हम जो भी करें हम तो वापस आने ही वाले हैं दोबारा इलेक्ट होके। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं डेमोक्रेसी के लिए, और ये डेमोक्रेसी में तब तक रहेंगी जब तक मीडिया इंडिपेंडेंट रहेगा और मीडिया के पास ताकत होगा सवाल पूछने का सत्ता पक्ष से। तो ये समझाना लोगों को हमारे लिए मुश्किल था शुरुआत में, और अब तो हम मतलब ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा साल हो गए हमें। लेकिन हर बार और हर स्टोरी करने से पहले लोगों को ये समझाना कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सवाल पूछने चाहिए और सवाल पूछना ज़रूरी है, और ये तब तक ही हो सकता है जब तक आप पैसे देंगे। अगर आप पैसे नहीं देंगे और हमें फिर से सरकारों के पास जाना पड़ेगा तो हम ऐसी पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। ये समझाना लोगों को आई थिंक चुनौती है। हम लोग की टीम अभी 50 लोगों की टीम है, छोटी टीम है, मैं कहूँगी उतना नहीं है कि हम एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर जितने हैं, लेकिन उतनी टीम को हम हमारी है, और सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हम लोग इस टीम को ज़िंदा रख पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन चुनौतियाँ यही होती हैं कि आपको हर रिपोर्ट करना काफ़ी नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री में अगर आप काम करते हैं तो आपको ये भी सोचना ज़रूरी रहता है कि क्या लोग पढ़ेंगे, क्या लोग सोचेंगे कि ऐसी पत्रकारिता हम कर रहे हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपना पैसा। सो कॉन्स्टेंटली ये सोचना कि क्लिकबेट करना बहुत आसान है मुझे लगता है, और बहुत सारे लोग डिजिटल मीडिया में अब यही कर रहे हैं कि आप मूवी स्टार्स पे स्टोरी कर दें तो आपको हिट्स आ जाएंगे, क्लिक्स आ जाएंगे, आपको स्कैंडल सुना दें आपको हिट्स क्लिक्स आ जाएंगे। वो डायरेक्शन छोड़ के ऐसी पत्रकारिता करना जिसमें शायद क्लिक्स और हिट्स कम हों, लेकिन ऐसी पत्रकारिता जिसको देख के लोगों को लगे कि हाँ भाई मेरा पैसा यहाँ जाना चाहिए। ये सोचना हर रोज़ अपने दफ्तर पे जाके यही सोचना, ये हमेशा एक चैलेंजिंग चीज़ रहती है और इसके बारे में हमेशा सोचना पड़ता है। जी, ये अभी डिजिटली बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग विज्ञापन भी नहीं ले रही हैं। हाँ। आने वाला भविष्य जो है क्या एड फ्री जर्नलिज्म ही है? मुझे लगता है अगर चाहे आप कम्प्लीटली एड फ्री भी ना हो न्यूज़ लॉन्ड्री की तरह, आपको सोचना पड़ेगा कि एड के अलावा आप किस तरीके से अपनी जर्नलिज्म को सस्टेनेबल कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़माना चला गया है काफ़ी हद तक। एड्स में भी अब आप देखें उतना पैसा नहीं है। गूगल एड्स या यूट्यूब एड्स, जो आप काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स से अगर पूछें, काफ़ी आपको मतलब वायरल होना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, और वायरलिटी आप न्यूज़ करके तो बहुत मुश्किल है, आपको हर कुछ दिखाना पड़ेगा वायरलिटी के लिए। तो मुझे लगता है हर जर्नलिस्ट को, हर जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि 100% नहीं तो क्या 50% तो हम कोई और रेवेन्यू ढूंढ सकते हैं एड्स के अलावा। जी, वो चाहे मेंबरशिप्स हों, इवेंट्स हों, या चाहे सब्सक्रिप्शंस हों। कुछ लोगों को
के लिए आप ऐसा नीश प्रोडक्ट क्रिएट करें जिनको लगे कि हाँ इसमें हम पैसा दे के सब्सक्रिप्शन लेके अगर हम करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब देखिए नेटफ्लिक्स के लिए हर कोई पैसा देता है, अमेज़न के लिए हर कोई पैसा देता है, तो न्यूज़ के लिए भी पैसा देना ज़रूरी है, लेकिन कैसे आप वो प्रोडक्ट क्रिएट करें जिसके लिए लोगों को लगे कि हाँ इसमें पैसा देना हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। जी, ये आप जो है अपनी बातों में जो है न्यूज़ विक्टिम की बात करती हैं, और आज भी आपने जो बहुत सारा चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह का जो बात किया, हिंदुस्तान की मीडिया में जो है ज़्यादातर भाषा का जो प्रभाव रहा है वो हिंदी मीडिया का प्रभाव रहा है, हिंदी भाषा का प्रभाव रहा है, और राजनीति में भी हिंदी भाषी जो लोग हैं वही लोग कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे होते हैं, और सरकार भी उसी हिसाब से अपना काम कर रही होती है। न्यूज़ लॉन्ड्री जो है इंग्लिश में बेसिकली ज़्यादा जो अपना सारा चीज़ इंग्लिश में, अभी पिछले कुछ दिनों से हिंदी संस्करण भी लाया। तो आपका जो काम है, आप जिस चीज़ को संबोधन करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच हिंदी भाषा में है, इस चीज़ को आप लोग कैसे डील कर रही हैं? नहीं, हिंदी संस्करण हमारा काफ़ी समय से है जी, और आज के दौर पे अगर आप यूट्यूब पे जाए न्यूज़ लॉन्ड्री के, तो ज़्यादातर ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है वो हिंदी में ही हो रही है। हमारे हिंदी रिपोर्टर्स ही हैं जो काफ़ी हद तक सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। सो हमारा फोकस हमेशा ये रहा है कि दो चीज़ें हैं। इंग्लिश वो लैंग्वेज है जिससे कि आप जो ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिकल एलीट है उसको आप बदल सकते हैं, या क्योंकि कम लोग चाहे अंग्रेज़ी पढ़ें, लेकिन वो लोग पढ़ते हैं जो सारे डिसीजंस लेते हैं या उन तक वो बात पहुंचती है या उनको इफ़ेक्ट करती है। सो इंग्लिश भाषा चाहे कम लोग बोलें, लेकिन उसका पावर काफ़ी ज़्यादा है। हमेशा से इंडिया में उसका पावर ज़्यादा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी भाषा है जो सत्ता पक्ष या जो दिल्ली में जो एलीट या लुटियंस जो बैठते हैं वो उन पे उनका प्रभाव है। और आज भी ये सच है, भारतीय सरकार हमेशा ध्यान में रहती है कि न्यूयॉर्क टाइम्स पे क्या छप रहा है उनके बारे में। चाहे यूपी बिहार में कोई न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं पढ़ता हो, ज़्यादातर हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ता हो, लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है कि उनकी इमेज कैसी है अंग्रेज़ी अखबारों में। सो इसीलिए अंग्रेज़ी अखबारों का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है और अंग्रेज़ी भाषा का भी जर्नलिज्म में इंडिया में रहा है, इवन अगर वो मास लेवल पे कंज्यूम ना हो रही हो। हिंदी भाषा मास कंजम्पशन है, वहाँ पे आप लोगों तक पहुँच सकते हैं, बिल्कुल हार्ट तक पहुँच सकते हैं, हिंदी हार्टलैंड जिसे हम कहते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम ये दोनों बैलेंस बना के चलते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, ये सब चीज़ें जो स्पेशली अब मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादातर दिखने लग गई है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, उसको काउंटर करने के लिए हम दोनों इंग्लिश और हिंदी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं उनको भी शर्मिंदा करना ज़रूरी है और कभी कभी वो सिर्फ अंग्रेज़ी में शर्मिंदा होते हैं। सो हम मिला के चलते हैं दोनों। जी, ये जो एड फ्री जर्नलिज्म है और सब्सक्रिप्शन का जो सारा चीज़ है, लोकतंत्र में एक सशक्त और सत्य तथ्य से अवगत नागरिक समाज निर्माण करना जो है, उसमें ऑडियंस का क्या भूमिका होना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं इस बात को? दो चीज़ें मैं हमेशा ऑडियंस को बोलती हूँ। जी, सबसे पहली चीज़ तो अगर हम पैसे देने के बारे में भूल जाएं, वो उसके बाद मैं बाद में करूँगी, लेकिन अब हम इंटरनेट के दौर पे हैं जी। आप लोग जो भी न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, अब वो ज़माना गया कि टीवी पे ऑन किया, आपने कुछ सुना, बंद कर दिया। आप अब रियल टाइम इंगेज कर सकते हैं सारी चीज़ों से, चाहे वो कोई अखबार में खबर आए या कोई एंकर हो, क्योंकि सब अब यूट्यूब में है। यूट्यूब पे आप कमेंट डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। सो एक ऑडियंस जो पहले बस पैसिवली न्यूज़ को कंज्यूम करती थी, मुझे लगता है अब एक्टिवली उनको कंज्यूम करना चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, किसी पत्रकार ने आपके मोहल्ले, आपकी सिटी के बारे में कोई ऐसा रिपोर्ट करी है जिससे आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क आया है, तो उसको प्रोत्साहन दीजिए। और प्रोत्साहन देने का तरीका अब इंटरनेट में बहुत सिंपल हो गया है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, आपको उस पत्रकार तक बताना है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है, तो थैंक यू। सो ये चीज़ सारे नागरिकों को समझ लेनी चाहिए कि आप न्यूज़ के साथ एक्टिवली इंगेज करें। और जब आपको लगता है कि पत्रकार अपना काम नहीं कर रहे हैं, कोई समस्या है, कोई करप्शन का इशू है और आपको लग रहा है कोई कवर नहीं कर रहे, तो अपनी आवाज़ बुलंद करके ये बोलिए, क्योंकि अब आपके पास सारे साधन हैं इंटरनेट के अपनी आवाज़ को पहुंचाने तक का, कि भाई आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। आप क्यों अपना काम नहीं कर रहे हैं? आपका तो काम है चौथा स्तंभ होना, आपका तो काम है सत्ता से सवाल पूछना। सो ये प्रेशर जर्नलिस्ट पे हमेशा बनाए रखिए। ये ताकत सबके पास है अब इंटरनेट
की वजह से। तो ये इंस्टाग्राम में रील्स, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन रील्स के बाहर भी जो आपके इश्यूज़ हैं उससे आप जी। कैसे इंगेज हो सकते हैं, इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। क्योंकि आपको लग सकता है कि भाई ये तो मेरी ज़िंदगी में इसमें कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। एक डेमोक्रेसी में हमेशा आप तक कभी ना कभी प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और किसी से कोई बच नहीं सकता एक डेमोक्रेसी में, मुझे लगता है, जो भी सरकार कानून ला रही हैं या जो भी काम कर रही हैं। तो एक एक्टिव एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास आप कमाते हैं, अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो जाके मूवी देख सकते हैं हर हफ्ते या रेस्टोरेंट में बाहर खा सकते हैं, तो ये ज़रूर सोचिए कि अच्छी पत्रकारिता जिससे आपका भला हो, आपके बच्चों का भला हो, जिससे आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो आपके देश में, उसको आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि न्यूज़ का कोई इफ़ेक्ट हम पे नहीं होगा। आप ये जानिए कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे न्यूज़ में, तो वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी का है, सबको ज़रूरी है ना रोशनी की, तो वैसे ही सबको पत्रकारिता की रोशनी की ज़रूरत है। तो ये इसके बारे में ज़रूर सोचिए। जो भी आपको पसंद हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी का भी काम पसंद हो, उसमें आप कैसे योगदान दे सकते हैं, चाहे भले वो पेपर खरीद के या वो सब्सक्रिप्शन लेके, ज़रूर इसके बारे में सोचिए। जी। इसमें थोड़ा सा और मैं पीछे जाके थोड़ा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। जो आपने पहले भी कहा कि सरकार जो सुनाना चाहती है, ये जो सरकार जो सुनाना चाह रही है, जनता जो सुनना चाह रही है, इसमें मीडिया का प्रयोग हो रहा है, और इस चीज़ को आप लोग जो है ब्रेक कर रही हैं, इस अभ्यास को। आज के भारत में जो है ये कितना सहज है? मुझे लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। काफ़ी जर्नलिस्ट या पत्रकार ये बोलते हैं कि अब बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मेरे अनुभव में मुश्किल नहीं है। हाँ, उसमें शायद उतना पैसा ना हो जितना आपको सत्ता पक्ष में रह के मिल सकता हो, या शायद उसमें उतना एक्सेस ना मिले आपको। अगर आप सरकार की ही चाटुकारिता करते रहें तो ये हो सकता है कि आपको इंटरव्यू मिल जाएंगे सौगात में इलेक्शन से पहले। तो ये सब उसके पर्क्स हैं, लेकिन अगर आप सच्ची तरीके से, ईमानदारी से वो खबरें करना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं, मुझे लगता है उसका स्पेस अभी भी भारत में बहुत है। कि आपका कुछ एक्सपीरियंस, लेकिन उसमें प्रयास करने की ज़रूरत है, और उसमें ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत योगदान है। जी। एक अकेला पत्रकार शायद कुछ नहीं कर सकता हो, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सोच ले कि भाई हमारी पत्रकारिता ऐसी ही होगी, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। हमारे अनुभव में, मतलब न्यूज़ लॉन्ड्री के अनुभव में, हमें लीगल नोटिसेस आए हैं, हमें लीगल कार्रवाइयाँ हुई हैं हमारे खिलाफ, कभी कभी सर्वेज हुए हैं इनकम टैक्स के, ये वो, लेकिन हम उनसे डरते नहीं, क्योंकि हमें पता है हम सब सही कर रहे हैं, और अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हम माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। अगर आपको लगता है हमने कोई पत्रकारिता में कोई चूक कर दी हो, तो हम माफ़ी भी मांगने में हिचकते नहीं हैं। लेकिन अगर हम सब सही कर रहे हैं, सब फैक्ट्स के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जी। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था कल परसों, जिसमें एक पत्रकार हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हाँ, हम गोदी मीडिया हैं और हमारी ये मजबूरी है। तो आप लोग भी जो है कहते हैं कि ये गोदी मीडिया जो है ये ऐसा ही काम करेगा, हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए, हम लोग को सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग आप तक जो है सच्ची खबरें पहुंचा सकें, सत्य तथ्य के आधार पे जो है सही तरीके से आप तक पहुंचा सकें। लेकिन सिर्फ गोदी मीडिया को दोष देना क्या उचित है, और ये कब तक चल पाएगा? हाँ, हम लोग का भी एक कहना था एक हमारा कि लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं तक शायद मीडिया के बारे में ये सच है। अगर मैंने जैसे कि शुरुआत में बोला, अगर आपकी सारी दुकान ही सरकारी पैसों से चल रही हो या किसी उद्योगपति के पैसों से चल रही हो, तो मुड़ के उनको सवाल पूछना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चाहे रिपोर्टर चाहे कि भाई हमें अच्छी खबर करनी है, या हमें किसी का पर्दाफाश करना है, या हमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन अगर आप उसी सरकार पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर दे जो आपका पूरी दुकान चला रही हो, तो या तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या आपकी स्टोरी मार दी जाएगी। तो ये चैलेंजेस एक बिजनेस मॉडल के हैं। इसमें हम कुछ लोगों को ब्लेम नहीं दे सकते हैं। शायद प्रॉब्लम ये बिजनेस मॉडल की है जो हम चेंज करना चाहते हैं। जी। लेकिन उसी के साथ कुछ ऐसे टॉप एंकर्स हैं, कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं
जो किसी मजबूरी में ये काम नहीं कर रहे हैं, जो अपने मन से 2 कदम आगे बढ़ के सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। शायद सरकार चाहती भी नहीं हो कि उनकी इतना कोई चाटुकारिता करे, लेकिन वो खुल के और ज़्यादा अपनी तरफ से एनर्जी लगा रहे हैं इसकी तरफ। उनको बोलना कि भाई उनके ऊपर सवाल उठाना मुझे लगता है बिल्कुल सही है। और उन्हीं संस्थाओं में बहुत अच्छे ईमानदार रिपोर्टर होंगे जो शायद ग्राउंड पे जाके सवाल करते हों, लोगों की परेशानियां दिखाते हों, लेकिन उनको कभी वो 7 से 9 वाला टाइम नहीं मिलेगा जी। उनको कभी स्पेस नहीं मिलेगी जैसे टॉप एंकर्स को मिलेगी जो चिल्ला चिल्ला के सरकार की वाहवाही करेंगे। तो ये जो है इसमें बिजनेस मॉडल की ही प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक नैतिकता, निजी नैतिकता की भी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है जिसके बारे में खुल के बात होनी चाहिए। जी, ये जो पत्रकारिता सूचकांक जो है, विश्व पत्रकारिता का इंडेक्स जो है, उसमें भारत 181 देश में से 151 देश पे है। ये जो दुर्गति है, दुर्गति ही कहा जाए, भारत का एक मतलब विश्व का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक मुल्क है। इस चुनौती को जो है आप लोग पूरा पत्रकार लोग जो है साझा चुनौती के हिसाब से कैसे देख रहे हैं आप लोग? पहले तो मैं इंडेक्स के बारे में बात करूं, मुझे इस इंडेक्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। एक कारण इसका है क्योंकि जब भी हम इंडेक्स देते हैं उसमें इस साल पैलेस्टाइन में सबसे ज़्यादा, गाज़ा में सबसे ज़्यादा पत्रकार मारे गए हैं। अब इंडिया की हालात उससे तो बदतर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को दिखाया जाता है उससे बुरा। या अफ़गानिस्तान में कोई मीडिया फ्रीडम नहीं है, दुबई में कोई मीडिया फ्रीडम नहीं है, लेकिन ये इंडेक्स कभी दर्शाता नहीं है। मुझे लगता है जिस तरह से अब इस हफ्ते तो हमें ये खबर आई है कि वहाँ पे जर्नलिस्ट स्टारवेशन से मर रहे हैं गाज़ा में। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जैसे एसोसिएटेड प्रेस है, AFP है, उनसे जुड़े पत्रकार भूख से मर रहे हैं गाज़ा में। मुझे लगता है बहुत ऐसा कभी कहीं नहीं होगा, लेकिन वो कभी इंडेक्स में नज़र नहीं आता। तो इसलिए वो इंडेक्स को मैं थोड़ा सा सोच समझ के उसके बारे में मतलब मैं बिल्कुल ही पूरा बिलीव नहीं करती हूँ उस पर। लेकिन अगर इंडेक्स हटा भी दें तो ये सच है कि पिछले 12 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा चलन हो गया है कि जो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहा हो या जो सत्ता से सवाल पूछ रहा हो, उसको 100 बार सोचना पड़ रहा है। उसके ऊपर कभी FIR हो सकती है, उसको जेल में डाला जा सकता है, उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, या उसके लिए एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जी, ट्रोल किया जा सकता है। ट्रोलिंग तो मुझे लगता है बहुत कम प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में ये सब चीज़ें हमें, मेरे ख्याल से पत्रकारों को, जब तक कि आपको जान की धमकी ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ट्रोलिंग की आप ये हैं आप वो हैं, वो तो मुझे लगता है ठीक है, हमको सहना पड़ेगा वो। लेकिन सरकार की तरफ से कि आप कुछ पत्रकार हैं जो बस कहीं जा रहे थे रिपोर्टिंग के लिए, उनको टेरर चार्जेस में जेल में बंद कर दिया हो या उनको नौकरी से निकाल दिया हो। काफ़ी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स में जो पत्रकार जिन्हें माना गया था कि वो बिल्कुल ही सत्ता की वाहवाही ना करेंगे, वो आज देखते हैं उनके पास नौकरी का कोई वो नहीं है, साधन नहीं है। तो ये चुनौतियां हैं, लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है इंटरनेट की वजह से, यूट्यूब की वजह से बहुत ऐसे पत्रकार आए हैं जो अब इसको चैलेंज कर पाए हैं अपने आप। जो टीवी में पहले काम करते थे, उन्हें लगा कि भाई अब टीवी में हमारी कोई जगह नहीं है, अब हम यूट्यूब से डायरेक्टली अपने ऑडियंस से कनेक्ट करेंगे और अपना काम करते रहेंगे। और वो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं ग्राउंड पे जाके, यही नहीं कि बस एनालिसिस दे रहे हैं। तो एक तरफ चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पिछले 11 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें हम आके सवाल पूछ सकें। और ये नहीं है कि पिछले 10-12 साल से प्रोपेगेंडा एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा से रहा है। हर सरकार ने चाहा है कि हम मीडिया को अपनी तरफ से यूज़ करें, मोल्ड करें, अपना एक भोंपू बनाएं। ये हर सरकार चाहती है। लेकिन पिछले 12 साल में हमने देखा है वो खुद से जर्नलिस्ट खुश हो के भोंपू बन रहे हैं। प्रेशर भी ना है किसी पे, कई लोगों में तो प्रेशर भी नहीं है, लेकिन वो अपनी श्रद्धा अनुसार लेट रहे हैं, जबकि उनको झुकने को भी नहीं बोला गया, जैसे एक कहावत है। तो ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे लगता है इंटरनेट की वजह से, और लोग भी अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को लगता है बहुत हो गया, कितना कब तक वाहवाही करेंगे। अब हम चाहते हैं लोग ये भी दिखाएं कि हमारी क्या मुसीबतें हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग सवाल पूछें। तो ये लोग भी थोड़ा ऊब गए हैं, बोर हो गए हैं उसी ऐसी पत्रकारिता से जो दिन रात यही बोल रहे हैं कि भाई सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, हम सब खुश हैं।
तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है, और लोगों की डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी हो रही है डिजिटल मीडिया के थ्रू। काफ़ी सारे डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आए हैं, जो बहुत ग्रो करे हैं पिछले 10 साल में। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी है ये, जी क्योंकि एक चीज़ ख़त्म हो रही है, मेन स्ट्रीम से लोग ऊब रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं हमारे पास, ऑल्टरनेट मीडिया के पास, डिजिटल इंडिपेंडेंट मीडिया के पास, कि आप हमें बताएं, आप लोग आपके पास हमारे लिए क्या है, जो उत्सुक हैं कि उनकी परेशानियों के बारे में भी चर्चा हो। सो मैं ब्रॉडली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है अच्छा दौर है एक्सपेरिमेंटेशन का, अच्छा दौर है अपनी ऑडियंस से दोबारा कनेक्ट करने का और सोचने का कि हम कैसी पत्रकारिता कर सकते हैं कि हम वापस अपने ऑडियंस से जुड़ें। जी जी, ये बात तो सच है। हम लोग भी देखते रहते हैं, जो फैक्ट चेकर हैं, ट्रूथ स्पीकर हैं, वो बहुत लोग पॉपुलर हुए हैं। जी पॉपुलर भी हुए हैं और बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहे हाँ। हैं। अभी भारत के संसद में वो बिल पास हुआ, जो है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो है पास हुआ, जिसमें आप किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़ में नहीं ला सकते हैं। हाँ। और उनकी रजामंदी लेनी होगी, है ना। और अगर नहीं ले रहे हैं तो जुर्माना जो है 250 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक है शायद। ये मतलब ये लॉ जो है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन लॉ, ये क्या है, इस थोड़ा सा डिटेल में हम बता देंगे तो आसानी होगी। काफ़ी सारे डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे चुनौती दी है जी। कोर्ट में, तो अभी मुझे लगता है ये लड़ाई हम लड़ेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मुझे लगता है कि जो न्यूज़ इंटरनेट पे है, ये कोई अखबार की तरह तो है नहीं, ना किसी टीवी की तरह कि आप लाइसेंस लें और आप चैनल शुरू कर दें, या आप एक पब्लिशर हैं, आप रजिस्टर हों और फिर आप। इंटरनेट पे न्यूज़ बहुत प्रकार की होती है, वो जर्नलिस्ट भी देता है और कभी कभी आम आदमी भी देता है, तो इसको रेगुलेट करना और एक जर्नलिस्ट को, सरकार को बताना कि भाई नहीं, हमारी खबर सच्ची है, हम चाहते हैं कि हम पे निगरानी हो, हम चाहते हैं कि हमसे सवाल पूछे जाएं, लेकिन जनता पूछे तो बेटर है। जी। हम नहीं चाहते कि हमसे सरकार के पास इतनी पावर हो कि वो हमको कटघरे में खड़े करके बोले कि भाई बताइए आपने ये क्यों छापा, आपके पास इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, हम सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं। सो ये पावर जो है, जो बिल सरकारों को देता है कि आप रेगुलेट करें, ये मेरे ख्याल से अच्छा चलन बिल्कुल नहीं है। एक डेमोक्रेसी में ज़रूर हम चाहते हैं कि मीडिया से भी सवाल पूछे जाएं और उतनी शिद्दत और उतनी एनर्जी से पूछे जाएं जितने हम सरकारों से या किसी और से पूछते हो, लेकिन बेहतर है कि वो जनता ही हमसे पूछे। तो इस चीज़ को लेके बिल में मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यूज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है न्यूज़ को डिफ़ाइन करना इंटरनेट पे। जैसे कि मैंने कहा, कोई आम आदमी भी एक जर्नलिस्ट हो सकता है न्यूज़। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या न्यूज़ है क्या नहीं है? इन्फॉर्मेशन देना जो आपके लिए ज़रूरी है, अल्टीमेटली वही न्यूज़ है। तो उसका रेगुलेशन ब्लैंकेट करना, और कुछ लॉज हैं RTI जैसे है जिससे हम एप्लीकेशन फाइल करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसको वीक करना, ये सब चीज़ें मुझे लगता है हमारे लिए थोड़ी डरावनी है इस लॉ में। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है कि जो कंटेंट रेगुलेशन है वो सरकारों के हाथ में ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो डिफ़ाइन कर देंगे कि भाई कोई भी खबर जिससे कि इंटरनल पीस हमारा ख़राब हो सकता हो, जी, ये जो खबर है ये हम मानेंगे कि इसको सेंसर किया जाए। अब इंटरनल पीस तो सरकारों के हिसाब से तो इंटरनल पीस कैसे भी डिस्टर्ब हो सकता है, वो उनसे ही सवाल पूछ के डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ये पावर सरकारों के पास ब्लैंकेट होना थोड़ा डरावना है। आप लोग का जो है एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है डिजिटल उस पर। ये जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, मेटा है, एक्स है, ये सारा चीज़ जो है न्यूज़ को कैसे कंट्रोल करती हैं, न्यूज़ को कैसे दिखाती हैं? देखिए, हमारा तो पब्लिशिंग इन्हीं मीडियम्स पे है जी, तो हमारे लिए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम है, लेकिन हाँ, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं हमें लगता है काफ़ी बार ट्रांसपेरेंट नहीं होती। साफ साफ हमें नहीं पता चलता कि क्यों कोई खबर, काफ़ी बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि कोई खबर उतार दी गई है या ब्लॉक कर दी गई है इंस्टाग्राम से या ट्विटर से, और इसका एक्सप्लेनेशन कभी नहीं आता है। बस लिखा होता है कि ये वायलेशन में था, और किसी ने, हालांकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट चाहेगी कि इस खबर को उतार दिया जाए, निकाल दिया जाए, और ट्विटर कर देगा। तो इसमें प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा लगती है बड़े सोशल मीडिया
ऑर्गेनाइजेशंस की कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को लेके। आप हमें सही सही बताइए कि कोई खबर क्यों निकाल दी गई है, कि कोई खबर क्यों सेंसर हो रही है या शैडो बैन हो रही है, इस पे चर्चा करना ज़रूरी है। दूसरा, मुझे लगता है जिस तरह से एल्गोरिदम्स चलते हैं, अब तो सबने बोल दिया कि मेटा ने तो बहुत क्लियरली बोला है कि हम न्यूज़ को नहीं प्रमोट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म में, न्यूज़ सबसे ज़्यादा डी प्लेटफॉर्म्ड रहेगी। तो एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं और क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं कि भाई अगर मैं कुत्ते बिल्ली का रील देख रही हूँ तो बस मुझे वो ही दिखाते रहेंगे, और उसमें एक जर्नलिस्ट कैसे अपना छवि बनाए या कैसे पहुँचे अपने लोगों तक। तो ये कुछ सामाजिक प्रॉब्लम्स भी हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म के तौर पे मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमें सेंसरशिप को लेके ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन ऑर्गेनाइजेशन से। अब हम लोग मतलब बातचीत के आखिरी उसमें हैं, साउथ एशिया में पत्रकारिता को लेकर क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर हैं? सबसे बड़ा अवसर, मैं पहले पॉजिटिव चीज़ से शुरू की, मुझे लगता है जो साउथ एशियन पत्रकार है आम तौर पे, हाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे कि मैंने पहले बोला बहुत सारे पत्रकार हैं जो सरकार का भोंपू बनना चाहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो साउथ एशिया में टैलेंट है वो बहुत है बाकी जगहों से अगर मैं कंपेयर करूं। इवन कि बहुत रिप्रेसिव रिजीम्स में, पाकिस्तान, श्रीलंका, जहाँ पे बहुत जोखिम हो सकता है, आपको असली में जान का जोखिम हो सकता है पत्रकारिता करने से, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि बहुत से पत्रकार हैं जो बताना चाहते हैं कि क्या हो रहा है उनके देश में, किस टाइप की चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या प्रेशर्स हैं। सो ये मुझे लगता है एक अच्छा चीज़ है साउथ एशिया के बारे में कि लोगों में जज्बा है, एक यंग नेशंस हैं ये सारे, तो यूथ में भी जज्बा है, चाहे वो डिजिटल यूट्यूब के तरफ की वजह से हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर या जो भी डिजिटल मीडिया की वजह से हो, लेकिन यूथ में एक जज्बा है कि हमारी बातों को रखा जाए, हमारी बातें हम डिस्कस कर पाएँ फ्रीली, और एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो जहाँ हम खुल के बात कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स की। तो मुझे लगता है एक एटमॉस्फेयर तो है जो अच्छा है, क्योंकि अगर आपका क्या कहते हैं अगर आपकी सॉइल फर्टाइल हो तो उसमें अच्छी चीज़ें उग सकती हैं। तो मुझे लगता है एक सॉइल फर्टाइल है साउथ एशिया में, और यंग नेशंस हैं, यंग लोग हैं, तो वो उनका एक्सपोजर पूरी दुनिया का है। वो अपने आप को शायद अपने नेबर्स से कंपेयर नहीं कर रहे हों, वो देखते हैं कि भाई बाकी की दुनिया में क्या हो रहा है। सो ये अच्छा है। चुनौतियाँ ये हैं, यंग डेमोक्रेसी इंडिया में तो यंग है ही, बाकी के नेशंस में और भी यंग हैं। साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी का ट्रेडिशन नया है, और क्योंकि ट्रेडिशन नया है हम ये नहीं समझते कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आप बस वोट करें हर साल या आप अपना चुन लें जो आप चाहते हैं, जो आपका काम संभाले। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि आपके कोर्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, आपकी न्यायालय कैसे फंक्शन करते हैं, आपकी मीडिया कितनी फ्री है। ये सब समझ हम में अभी कम है क्योंकि हम यंग डेमोक्रेटिक न्यू डेमोक्रेसीज़ हैं। हम ज़्यादातर देखा जाए कॉलोनियलाइज, मतलब इंडिया तो एटलीस्ट कॉलोनाइज रहा है और उससे बाहर निकलने में चुनौतियाँ हैं। सो ये समझ लोगों में कि भाई डेमोक्रेसी का असली मतलब ये है कि हम स्पिरिट में फ्री हों, हमारे इंस्टीट्यूशंस निष्पक्ष तरीके से काम कर सकें, हम जो भी सरकार पावर में आ गई उसके दबाव में बिल्कुल टूट ना जाएं। ये इंस्टीट्यूशंस को पावर करना कितना ज़रूरी है और ये कितना टाइम लगता है इसको होने में। सरकारें आए जाएं वो अलग बात है, लेकिन एक कोर्ट, एक मीडिया, उसका फ्री रहना कितना ज़रूरी है, चाहे कोई भी सरकार में हो। ये समझ मुझे लगता है ये एक चुनौती है जो हमें बार बार लोगों को बतानी होगी, बार बार लोगों को याद दिलाना होगा कि भाई ये ज़रूरी है हमारे लिए अगर हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना चाहते हैं डेमोक्रेटिकली। और क्योंकि एक चीज़ मुझे लगता है कि क्योंकि हम देश अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है और चुनौतियां हम आम जिंदगी में बहुत हैं लोगों के पास, हाँ, चाहे नौकरी की चुनौती हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए कभी कभी लोगों का झुकाव होता है कि भाई ऑटोक्रेसी की तरफ कोई ऐसा लीडर आए जो बिल्कुल, चाहे वो लोगों के ऊपर चाहे वो फ्रीडम ना दे हमें, लेकिन हमारा काम बिल्कुल ठीक हो जाए। चाइना की तरफ हमें थोड़ा आकर्षण होता है कि ऐसा देश, चलो कोई बात नहीं डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन प्रॉब्लम्स हमारी सारी सॉल्व हो जाएं।
क्योंकि ये टेंडेंसी थोड़ी है, ये भी एक हमारे तरफ पत्रकारों के लिए एक चैलेंज है, ये लोगों को समझाना कि भाई वो रास्ता नहीं है हमारा रास्ता जी। डेमोक्रेसी का है, चाहे वो कितना ही मेसी हो, कितना ही मुश्किल वाला हो, कितना ही टाइम लग जाए उसमें, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ हम ज़्यादा बढ़िया विकसित हो सकते हैं, और डेमोक्रेसी के साथ हम ज़्यादा अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम काबू में रख सकते हैं, और उनको हम बार बार ये याद दिला सकते हैं कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, जी। आप हमारे मालिक नहीं हैं, आप पब्लिक के किंग नहीं हैं या पब्लिक के रूलर्स नहीं हैं, आपको हमने इलेक्ट करके एक ओहदा दिया, लेकिन हम वो गिरा भी सकते हैं। तो ये पावर जो लोगों की है, ये बार बार लोगों को समझाना कि भाई आपके पास ये पावर है, ये ज़रूरी है। एक और सवाल आपसे कि मैं मतलब बढ़िया से कर नहीं पा रहा हूँ, ये कि ये चीज़ कि अब धीरे धीरे नेपाल में भी मतलब एक माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बात करना, हाँ, पोलराइजेशन करने का जो सारा चीज़, धर्म की राजनीति, अल्पसंख्यक की जो उनके खिलाफ राजनीति और प्रोपेगेंडा फैलाना हिंदुस्तान में जो सब हो रहा है, नेपाल में भी धीरे धीरे, और उसमें पत्रकार लोग का प्रयोग होता है, पत्रकारों को समझाया जाता है, वो लोग और हम लोग पोलराइज्ड किया जाता है। इसमें मतलब पत्रकार को आप क्या मशवरा देंगी, कैसे उनको जो है आगे बढ़ाना चाहिए? दो चीज़ें कहूँगी। सबसे पहले तो मैं नेपाल में अगर बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, यहाँ की डाइवर्सिटी ही यहाँ की खूबसूरती है। अगर आप बाहर जाएं, जैसे कि मैं घूम रही हूँ पिछले कुछ दिनों से काठमांडू में, कितने अलग प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, और एक क्योंकि इनकी हिस्ट्री भी रही है कि एक ट्रेडिंग सेंटर रहा है, तो आना जाना लेन देन सब कुछ रहा है, तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है आपकी कंट्री के बारे में, हमारी कंट्री के बारे में भी, कि हम लोग अलग अलग लोग एक साथ आए हैं, और ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए हमें। हमारी खूबसूरती ही है, और आप वेस्ट में या कहीं भी किसी और देश में जाएं, उससे अलग शायद हम लोग इसीलिए हैं क्योंकि हम अलग अलग लोग एक साथ आए हैं। हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारे खान पीन का तरीका अलग हो सकता है, हम दिखते अलग हैं, भाषाएं हमारे पास बहुत हैं, और यही सब मिल के एक बहुत सुंदर देश हमारे हैं। तो उसको यंग लोगों से स्पेशली मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये ज़रूर याद रखें, ये स्पेशल चीज़ हमारे कंट्रीज़ के बारे में इसीलिए है क्योंकि हम बहुत अलग अलग लोग साथ आए हैं। इंडिया में मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही नकारात्मक रोल मीडिया ने प्ले किया है, टेलीविज़न मीडिया ने, जो सबसे चीख चिल्लाते वाले जो एंकर्स हैं, जिनके बारे में आप बिगनिंग में बात कर रहे थे या अंदेशा दे रहे थे, उन्होंने बहुत गंदा रोल प्ले किया है। हर शाम आके लोगों को यही डराना, आपकी सड़क टूटी हो, आपके बच्चों के पास नौकरी नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है, आप देखिए कि बगल में वो मुसलमान को क्या मिल गया, या कैसे आप हिंदू खतरे में हैं। हाँ, एक ऐसा देश जहाँ पे 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन हर रात हिंदुओं को यही समझाया जा रहा है कि भाई आप खतरे में हैं। ये डर की राजनीति, डर बार बार लोगों में डालना, बार बार लोगों को बताना कि आप कैसे अलग हैं, बहुत नकारात्मक रोल टेलीविज़न मीडिया ने प्ले किया है। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि भाई आग लगेगी तो आपके घर तक भी पहुंचेगी। एक बार आप इस नफ़रत की राजनीति को फैलने दें, इससे कोई नहीं बचेगा, चाहे आप किसी भी साइड में हो, आपका भी नुकसान होगा एक दिन। और ये हिस्ट्री में हर जगह हमने देखा है। आप लोग कोई स्पेशल नहीं है कि आप बच जाएंगे ऐसी राजनीति करके या ऐसे नफ़रत फैलाने से। आप लोगों के घर तक नफ़रत पहुंचेगी और आप लोगों के घर भी जलेंगे। इससे डरिए। और यंग लोगों से मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि यंग नेशंस हैं हमारे सारे, ऐसी राजनीति को रिजेक्ट करिए, ऐसे डिस्कोर्स को रिजेक्ट करिए, अपने मुद्दों के बारे में सोचिए। आपके स्कूल्स कैसे हैं, आपके हॉस्पिटल्स कैसे हैं, क्या आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके नेता कैसा काम कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए, बजाय कि बगल में लोग क्या खा रहे हैं, या कौन किससे शादी कर रहा है, या कौन कैसे प्रे करता है। इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई भला नहीं होगा। किसी देश का आज तक इस राजनीति से भला नहीं हुआ है, तो हमारा भी नहीं हो सकता। तो दूसरों से ये सीख लीजिए और बिल्कुल रिजेक्ट करिए ऐसे। मैं जैसे आपको बिगनिंग में बता रही थी कि क्या कर सकते हैं हम जर्नलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसी जर्नलिज्म आपको दिखती है तो बिल्कुल रिजेक्ट करिए और मुंह पे बोलिए ऐसे एंकर्स की कि आप बकवास करें, हमें नहीं देखना। जी। अब आखिरी सवाल हमारा ये, मतलब इसी आपका जो बात है इसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए, जो नेपाल के हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे साथी लोग जो हैं, यंग जर्नलिस्ट जो हैं, जो स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाह रहे हैं, अपना स्पेस बनाना चाह रहे हैं, और डिजिटली जो मतलब ग्रोथ हो रहा है, पूरा संसार जो है, प्लेटफॉर्म अलग अलग डाइवर्सिटी, डिजिटल डाइवर्सिटी जो आ रही है, इसमें वो अपने आप का मतलब अपना कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ाएं और कैसे अपना
एक जो है क्षमता विकास कर सकते हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है सारे मीडियम सीखिए, शायद वो लिखने का मीडियम हो, फोटोग्राफी का हो, वीडियो का हो, ऑडियो का हो, सभी मीडियम्स में आप एक्सपेरिमेंट करिए और सीखिए। अब ये काफ़ी नहीं रहा पत्रकारों के लिए कि मैंने अपनी स्टोरी लिखी, फाइल करी, ख़त्म। आपको स्टोरी लिख के ये भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं कैसे पहुंच सकती हूँ अपनी स्टोरी के साथ। क्या मुझे वीडियो का उपयोग करना चाहिए ये स्टोरी बताने के लिए? क्या मुझे इस स्टोरी पे 1 मिनट की रील बनानी चाहिए जो मैं यूट्यूब में डालूँ और लोगों को बोलूँ कि पूरी स्टोरी आके मेरे वेबसाइट पे पढ़िए? तो ये सब सोचने की ज़रूरत पड़ गई है जर्नलिस्ट को। अब ये काफ़ी नहीं है पुराने ज़माने में कि हम 5 बजे तक ऑफिस आए, 8 बजे तक अपनी स्टोरी फाइल करी, 10 बजे तक घर गए और बस सो गए। ये सोचना ज़रूरी है कि स्टोरी के बाद स्टोरी की लाइफ कैसे लॉन्ग रहेगी डिजिटल मीडिया पे, तो इसके बारे में सोचिए। ऐसी संस्थानों के बारे में सोचिए जहाँ आप काम करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको लगता है अच्छी पत्रकारिता हो रही है। अपने लिए मेंटर्स ढूंढिए, जो रिपोर्टर्स आपको लगते हैं अच्छा काम कर रहे हैं उनसे मिलिए, चाहे आप उनके साथ काम भी ना करते हो, लेकिन उनसे मिलिए, उनसे प्रोत्साहन लीजिए, उनसे सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को एक्सपेरिमेंट करते रहिए। डिजिटल मीडिया में बहुत अवसर हैं, लेकिन अगर आप वो अवसर नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा के बाजी मार लेगा। पत्रकारों के पास टैलेंट है, पत्रकारों के पास ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को अब कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, एक्सपेरिमेंट करें, इसके बारे में सोचिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। थैंक यू, दिस वाज ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।